गुड इवनिंग साथियों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो आप जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें साथियों। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट संस्कृत, इसका सिलेबस है साथी। इसमें देखिए क्या है विषय वस्तु, जो सिलेबस है इनका। इसमें पहला टॉपिक है शिक्षण वर्ण परिचय व उनके ध्वनि उच्चारण का ज्ञान। सेकंड है संधि प्रकरण, प्रकार सूत्र नियम निर्देश सहित संधि विग्रह एवं संधि करने का ज्ञान। ठीक है। अगला है समास प्रकरण। समास है, समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि व द्वंद्व समास का ज्ञान। ऐसे आपका अगला है शब्द रूप। क्या है? शब्द रूप, शब्द प्रकार, वचन एवं विभक्तियों का ज्ञान। फिर अगला टॉपिक है सिलेबस में धातु रूप में लट, लोट, लंग, विधिलिंग व लट लकार का पुरुष व वचन सहित ज्ञान। फिर क्या है कारक विभक्ति एवं चिन्ह। ठीक है। फिर है सुभाषित श्लोकों का सस्वर पाठ व अनुकरण वाचन। ठीक है। अगले में है पाठ पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद। अगले में संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान। फिर अगला पॉइंट है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। जो हिंदी वाक्य हैं उनका संस्कृत में अनुवाद। ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ते, इस टाइप का जो है ऐसे अनुवाद रहेगा। और उपसर्ग है प्रत्यय एवं वाच्य परिवर्तन का ज्ञान। फिर है अगला पॉइंट 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान। कहने का मतलब गिनती आपको। ठीक है। क्या रहेगा? गिनती रहेगी। फिर क्या है संभाव्य शिक्षण विधाएं, जो आपका जो है टीचिंग अप्रोच वाले टॉपिक हैं। इसमें है प्रशिक्षण में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम का ज्ञान, मॉडल, गेम, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप तैयार करके श्यामपट्ट कार्य के द्वारा शब्द पट्टिका, चार्ट, कठिन शब्दों के चार्ट, उच्चारण अभ्यास के द्वारा अभिनय, प्रश्नोत्तर, पर्यवेक्षक, शिक्षक सहभागिता आदि के द्वारा प्रभावी शिक्षण के संभव हैं। तो यही आपके साथ ही आपका सिलेबस है। सिलेबस के बाद आज मैं आपको पहले चैप्टर का जो संस्कृत वर्ण परिचय एवं उनके उच्चारण स्थान का जो ज्ञान है उसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं साथी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक बात जो है बताने का प्रयास करूंगा साथी। ठीक है साथी। संस्कृत वर्णमाला आपका जो टॉपिक रहेगा, संस्कृत वर्णमाला। वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की प्रथम इकाई है। जितने टॉपिक पे हम आपको ये रिंग करते हुए चलेंगे तो वो सब जान लीजिए कि क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो भाषा की प्रथम इकाई क्या है? वर्ण है। क्वेश्चन बन गया तो ऐसे बनेगा। संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में हुआ है। संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन मुख्य रूप से कितने भागों में किया गया है? तो दो। पहला क्या है साथी? स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर, दूसरा है व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला बहुत कुछ हिंदी वर्णमाला के समान होती है। जो संस्कृत वर्णमाला है वह हिंदी से
लगभग मिली जुली रहती है। संस्कृत की वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला से 2 स्वर अधिक होते हैं। जो संस्कृत की वर्णमाला है और हिंदी की वर्णमाला से 2 स्वर कितने होते हैं? अधिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हिंदी में 11 स्वर हैं तो संस्कृत में कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है साथी, यह बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि महोदय ने 14 माहेश्वर सूत्रों पर यह जो है आधारित किए हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र जिसमें वर्णों का क्रम हिंदी के क्रम से भिन्न है। जो हिंदी के क्रम से भिन्न इसलिए है क्योंकि इन्होंने डमरू बजाकर किया था। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की रचना। तो साथियों मैं एक आपको श्लोक के माध्यम से यह चीज बताने का प्रयास करूंगा। इन्होंने जो श्लोक में बताया है उससे मैं स्टार्ट करता हूं साथी। नृत्तावशाने नटराजराजो ननादिढक्कं नव पंचवारं ननादिढक्कं नव पंचवारं उद्धर्तु कामा सनकादिसिद्धाने एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ठीक है, इन्होंने इस श्लोक के माध्यम से 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। नव पंचवारम, नव पंच मतलब 9 में क्या जोड़ेंगे साथी? 5 जोड़ेंगे तो 9 5 हो जाता है 14। 9 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा कुल कितना? 14। यही 14 माहेश्वर सूत्र की रचना महर्षि पाणिनि ने अपने डमरू के माध्यम से बताया था। इसको साथी और भी नामों से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र के अलावा और क्या क्या इसको कहते हैं साथियों? तो आप लोग देखिए क्या क्या कहते हैं। इसी माहेश्वर सूत्र को क्या बोलते हैं? शिव सूत्र बोलते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र। इसी को बोलते हैं वर्ण समामनाय सूत्र। क्या बोलते हैं? वर्ण समामनाय सूत्र क्या बोलते हैं? और सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी? पाणिनि सूत्र। ठीक है, तो यह सब नामों से इनको जाना जाता है। तो इसके बारे में साथियों आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग सुनिए थोड़ा सा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का जो व्याकरण बनाने की इच्छा से इन्होंने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जी को इन्होंने क्या किया? प्रसन्न किया। तो प्रसन्न होकर शिव जी के नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया उसी से माहेश्वर पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। ठीक है, जो डमरू बजाए थे उसी से इनको क्या मिले थे? 14 सूत्र मिले थे। और भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो इनको और नामों से मैंने अभी आपको बताया, 3-4 नामों से जाना जाता है साथियों। तो मैं सबको आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या दिया है। पहला माहेश्वर सूत्र क्या है? आयुण। दूसरा है रिलरिक। तीसरा है एयोंग। चौथा है एयोच। पांचवा हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़दस, जबगड़दस, खप चटतव, कपय, सत्सल, हल। ठीक है, यह जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने जो किया है। तो ये सब डमरू के माध्यम से जो अभी बताए पहले अभी हम ये सब निकले थे। तो यही 14 हैं। इसके बारे में आप सुनिए और बहुत आराम से याद करिए, याद हो जाता है साथियों। ठीक है,
अयूण, लिरिक, एयोंग, एयोच, हैबरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़दस, जब घड़दस, खप, छटत, चटतव, कपय, सस्सर, हल। ठीक है, इसको आप याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। यह जो है बहुत ज़्यादा पूछा भी जाने वाला टॉपिक है, और यह जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो पूछा जाता है। किसमें? सेमेस्टर एग्जाम तो पूछा जाता है। उसके बाद साथी ये जान लीजिए कि टेट, उसके बाद में सुपर टेट, क्या है? सुपर टेट में या जो है भर भर के क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिकों से। ठीक है, और यह टेट आप किसी भी स्टेट का दीजिए, सब में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस माहेश्वर सूत्र से। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आपको यह जरूर समझ में आया होगा। इनको आपको श्लोक के माध्यम से अभी अभी जस्ट बताए हैं साथी। इसमें एक चीज और जान लो, संयुक्त अक्षरों को संस्कृत वर्णमाला अलग वर्ण नहीं मानती है। ठीक है, जो संयुक्त अक्षर होते हैं संस्कृत वर्णमाला अलग वर्ण नहीं मानती है। ठीक है, लेकिन हिंदी में माना जाता है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में क्या है, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन समानता है। मान चलिए साथी, लगभग 80 और 20 का रेशियो है। ठीक है, 80 और 20 का कहने का मतलब 80% हिंदी से मैच करता है, 20% हिंदी से नहीं मैच करता है, बस इतने अंतर है। ठीक है, संस्कृत में वर्ण भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अभी आपको बताए थे, स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। पाणिनि ने महेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों को रखा है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों का वर्णन किया है। ठीक है, तो अब जानिए आप स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। ठीक है, अच कहते हैं। और व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल। तो यह अच प्रत्याहार हो गया। क्या हो गया? यह अच प्रत्याहार हो गया और हल प्रत्याहार हो गया। ठीक है साथियों, बात समझ में आई होगी जरूर आपको, जितना मैं अभी बताया हूं। तो इन्हीं के माध्यम से संस्कृत में वर्ण भेद को निम्नलिखित चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने का जो प्रयास किया गया साथियों, आप लोग देखिए। वर्ण क्या है? वर्ण जानिए। वर्ण में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। अब स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक आता है हर्ष स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 5 हैं। हर्ष स्वर में कितने आते हैं? 5 आते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और लिरी। ठीक है, ये 5 आते हैं हर्ष स्वर में। क्या आते हैं? 5 हर्ष स्वर में आते हैं। स्वर के भेद में आपको बताएं 2 हैं। अब हर्ष में कितने आते हैं? 5 आते हैं। ठीक है साथियों, दीर्घ स्वर में कितने आते हैं? तो कितने होते हैं? 8। कितने आते हैं? 8। अब आप 8 और 5, 5 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 5 13। कुल स्वर कितने हैं संस्कृत में? 13 हैं। ठीक है, यही भी आपको स्टार्टिंग में बताए थे, हिंदी में वही क्या है? 11 स्वर माने जाते हैं। ठीक है, यही सब अंतर है। तो इसीलिए मैं आपको हिंदी और संस्कृत में 80 और 20 का भी रेशियो बताया भी था। चलिए अब आपको व्यंजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, व्यंजन में क्या है साथी? व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को जैसे का वर्ग,
चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, फा वर्ग। ठीक है, इसी को स्पर्श व्यंजन को पंचमाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, इनको पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताएं अभी का वर्ग में क्या बताए हैं? का वर्ग, का वर्ग। तो का वर्ग में क्या है साथी? का वर्ग में देखिए का, खा, गा, घा, अंग। ठीक है, ऐसे आपका चा वर्ग, चा वर्ग में क्या होगा? चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ऐसे आपका टा वर्ग, टा वर्ग में क्या है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर क्या है? ता वर्ग, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। अब क्या है? पा वर्ग, पा वर्ग में क्या है? पा, फा, बा, भा और क्या है? मा। ठीक है, अब इन्हीं को आप काउंट करेंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको क्या है ध्यान से देखेंगे तो मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, क्षैतिज में कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5, कहने का मतलब यह जो है 5 5 के रेशियो में दिया गया है। ठीक है, तो 5 का गुणा इधर से क्या है? इधर से भी, इधर से कितने हैं? 5 हैं, और इधर से भी कितने हैं? 5 हैं। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। क्या है साथी? 25। यहाँ नीचे लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है? 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या र लवा, यर लवा, यर लवा, यर लवा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, और अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4 है। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व को संख्या कितनी है? 5, दीर्घ कितनी है? 8, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन क्या है? 4। इन सबको आप जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 46। क्या मिलेगा? 46। ठीक है, अयोग वाह में अंग अह आता है। अयोग वाह में क्या आता है? अंग अह आता है। ठीक है, तो चलते हैं अब संस्कृत में स्वर। संस्कृत में स्वर क्या है अब जानिए। संस्कृत में स्वरों की संख्या अभी आपको मैं काउंट करके और बताया हूं कि संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 कैसे होती है बताए थे अभी साथी कि 5 क्या है हमारे? 5 स्वर हैं और 8 क्या हैं? व्यंजन। 8 क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक, स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद हैं। क्वेश्चन पूछता है कि स्वर के कितने भेद हैं तो आप बताएंगे 3। उसमें उदात्त क्या है? उदात्त
अनुदात्त और स्वरित, तीन नाम दिया है। उदात्त, उदात्त का सूत्र है उच्चई रुदात्तः, उच्चई रुदात्तः, ठीक है। इनका परिभाषा सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के ऊर्ध्व भाग से होता है उसे उदात्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। वे क्या कहते हैं? उदात्त स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के ऊर्ध्व भाग से होता है, ठीक है। अनुदात्त में निश्चयी अनुदात्ता, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नियत स्थान के अधोभाग से होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुदात्त स्वर कहते हैं। स्वरित समाहारा, स्वरित में क्या है? समाहारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नियत के मध्य भाग से होता है वे स्वरित स्वर कहलाते हैं। ये उदात्त तथा अनुदात्त दोनों का मिश्रण होते हैं, तो इसीलिए इनको समाहार कहा गया। इनको समाहार का मतलब दोनों को मिला दिया गया है, उदात्त और अनुदात्त को मिला दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आई होगी साथियों। के आधार पर स्वर के भेद, काल के आधार पर, काल मतलब समय, किसके? काल का मतलब क्या हो गया? समय के आधार पर, ठीक है। किसमें कितना समय लगता है? समय के आधार पर स्वर वर्णों के तीन भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है पुलुत, दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत, ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, यह तीन क्या हैं? स्वर के क्या हैं? भेद, स्वर के भेद है, ठीक है। तो ह्रस्व में, अब ह्रस्व के बारे में जानिए। ह्रस्व में क्या है साथी? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ए, ओ, री और लरी। तो आप इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6 1 7, ठीक है। 7 आपका यह जो है ह्रस्व में आता है, ठीक है। अब दीर्घ में क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वो सब तो एग्जाम्पल देखिए साथी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए और बड़ी री और लरी, ठीक है। तो बड़ी री का देखिए, री ऐसे बनाते हैं, ऐसे नीचे वाला एक बार ऐसे और घुमा देते हैं, इसी को बोलते हैं बड़ी री, ठीक है। तो इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई साथी 1 2 3 4 5 6 7, इनकी भी संख्या कितनी है? 7, ठीक है। पुलुत में जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्णों के उच्चारण से 3 गुना का समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? पुलुत स्वर वर्ण कहते हैं या कहलाते हैं। तो जैसे क्या है? एग्जाम्पल में ओ, तो यह क्या है? बहुत ज्यादा देर तक खींच करके, अभी मैं आपको पुलुत स्वर के बारे में बताया, तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है? 1 गुना का समय लगता है। जैसे छोटा आ में आ, और अगर बड़ा आ में कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल में आ आ अंतर हो रहा है। तो एग्जाम्पल में जैसे आम, आम और आम, देखिए ह्रस्व से क्या लगा? दुगना लग गया दीर्घ में, आम। और प्लुत में क्या है? अभी आपको बताएं, ओम, तो यह क्या है? काफी देर तक लंबे खींच करके 3 गुना का समय लगता है, तो यह क्या है? प्लुत का है एग्जाम्पल, ठीक है साथी। आज तक
जो अभी जितना मैं बताया हूँ आज की क्लास में, यह आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर यस या नो का जवाब दीजिएगा साथी। और नहीं आया होगा तब भी कमेंट में आप बता दीजिएगा, जिससे कि यह जो है आपका अगर अभी से नहीं तैयार होगा तो बाद में तैयार नहीं हो पाएगा साथियों। और आपको एक विधिवत तरीके से मैं औपचारिक तरीके से नोट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप डेली क्लास देखेंगे साथियों तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। और यहाँ पेपर में तो सेमेस्टर में मिलेगा ही क्वेश्चन, और आपका कंपटीशन में भी जो टेट सुपर टेट में आता है उसमें भी आपको मिलेगा साथियों। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि सभी साथी इसमें क्या हो जाए, जुड़ सके इस सेशन में। ठीक है साथी, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऑल द बेस्ट।